संसद में संविधान दिवस पर चर्चा में आज बारी राज्यसभा की थी और राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। निर्मला सीतारमण का ये कहना था कि दरअसल संविधान में लगातार संशोधन लाए गए कांग्रेस की तरफ से, और वो इसीलिए क्योंकि वो चाहती थी कि इन संशोधनों के जरिए उसके नेताओं की कुर्सी बची रहे। पहले संविधान संशोधन की बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि दरअसल उसे लाया ही गया था इसीलिए ताकि अभिव्यक्ति की आज़ादी को कम किया जा सके, ताकि सरकार को दिक्कतें नहीं हो। विपक्ष की तरफ से सबसे पहले वक्ता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की जो सियासी ज़रूरतें हैं उसको खुलकर संसद के पटल पर इस मौके पर एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि दरअसल वो तमाम लोग जो आज की तारीख में संविधान का समर्थन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कभी संविधान को मानते ही नहीं थे। उनका इशारा आरएसएस की तरफ था और इस तरह से उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कैमरामैन रफीक के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने मुद्दा उठाया। पहली बार वो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर बोली हैं। वायनाड से सांसद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पहली बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर खुलकर बात की है। प्रियंका गांधी ने सोमवार को लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज विजय दिवस है। आज ही के दिन भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। जिन जांबाजों ने ये लड़ाई लड़ी उन सभी शहीदों को नमन करती हूँ। मैं जनता को नमन करती हूँ। आज के दिन जो विजय भारत न हो पाई थी उनके बिना नहीं हो सकता था। भारत अकेला खड़ा था, दुनिया ने कोई सुनवाई नहीं की थी। बंगाली भाई बहनों की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि मैं इंदिरा गांधी को नमन करना चाहती हूँ। वह देश की महान शहीद हैं। उन्होंने साहस दिखाया, नेतृत्व दिखाया, जिससे ये देश विजय हुआ। वो वसूलों की लड़ाई थी। आज बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ सरकार को आवाज उठानी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि सेना के हेडक्वार्टर से उन तस्वीरों को हटाया गया जिन तस्वीरों में पाकिस्तानी सेना भारत सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही थी। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर मोदी सरकार काफी तेजी से तैयारी कर रही है। हालांकि आज इस बिल को लोकसभा की कार्यसूची में लिस्ट किया गया था, लेकिन अब इसे अगले दिन के लिए यानी कल के लिए बढ़ा दिया गया है। पूरी संभावना है कि कल इससे जुड़ा हुआ 2 बिल लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। आपको बता दें कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को संसद के इसी शीत सत्र में पेश किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। 14 मार्च को समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्तावित विधेयक में संकेत यही मिलता है कि ये प्रक्रिया 2034 से पहले लागू नहीं हो पाएगा। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने 129वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी थी। जानकारी के मुताबिक आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक जब होगी और उसे राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, यानी राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उसमें ही राष्ट्रपति ये ऐलान करेंगे कि आम चुनाव यानी कि एक देश एक चुनाव कब से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसकी पहली बैठक में राष्ट्रपति इसका ऐलान करेंगे। तो मोटे तौर पर मानकर जो संभावना, जो तारीख सबसे नजदीकी दिख रही है उसमें यही दिखता है कि 2034 में ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव यानी एक देश एक चुनाव का जो सपना है प्रधानमंत्री का वो पूरा होगा। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। यूपी विधानसभा की कार्रवाई के पहले दिन आज विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वेल में जाकर प्रदर्शन भी किया। दरअसल आज यूपी विधानसभा की कार्रवाई के पहले दिन सदन की कार्रवाई से पहले समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरना दिया। पेपर लीक, किसानों की एमएसपी, बहराइच, संभल हिंसा जैसे मुद्दों को लेकर सरकार विरोधी नारेबाजी की गयी। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही संभल घटना पर चर्चा की मांग की गई। संभल घटना को लेकर स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद ने सदन में कहा कि मुसलमानों को खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है, उन पर मुकदमा लिखा जा रहा है। विधानसभा की कमेटी गठित करके पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष का रवैया हमेशा से ही नकारात्मक रहा है। वो जनहित के मुद्दों पर सदन के भीतर चर्चा नहीं करना चाहते। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और ओबीसी लीडर छगन भुजबल को महाराष्ट्र के नई मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से वो नाराज है। कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी का एक सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था। उसमें छगन भुजबल वहां पर नहीं पहुंचे।
उसके बाद मंत्रिमंडल का शपथ विधि था, उसमें भी छगन भुजबल वहां पर नदारद रहे। लेकिन आज जब नागपुर में महाराष्ट्र का विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, तब छगन भुजबल वहां पर प्रकट हुए। छगन भुजबल को जब पत्रकारों ने पूछा कि आप नाराज हैं, तो उन्हें कहा हाँ मैं नाराज हूँ, मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, इसके बारे में जिन्होंने मुझे मंत्री नहीं बनाया उनसे आप सवाल पूछिए। इतना ही नहीं, छगन भुजबल ने कहा कि मनोज जरांगे पाटिल से भिड़ने का यहाँ पर मुझे पुरस्कार दिया गया है। छगन भुजबल ने ये भी कहा कि अगर पार्टी मुझे अब राज्यसभा भेजती है तो मेरे चुनाव क्षेत्र के वोटर से मैंने प्रताड़ना की, ऐसा ही वहां पर बताया जाएगा। इतना ही नहीं, छगन भुजबल ने कहा कि अब मैं अपना जो संगठन है समता परिषद और स्थानीय कार्यकर्ताओं से बात करके आगे के बारे में मैं फैसला लेने वाला हूं। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विरोध जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी पारा लगातार चढ़ता नजर आ रहा है और जब से दिल्ली के उपराज्यपाल ने बांग्लादेशी यानी कि जो अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं उन पर एक्शन का फरमान जारी किया है, दिल्ली में सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का चौंकाने वाला बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में एनआरसी लागू होना चाहिए और दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र दिल्ली सरकार द्वारा बुलाना चाहिए और जिसमें एनआरसी को दिल्ली में लागू करना चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि सीएम आतिशी झूठ बोलती हैं और लोगों को गुमराह करती हैं। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि बांग्लादेशियों को संरक्षण दिल्ली में दिल्ली सरकार ही दे रही है, उनकी पूरी व्यवस्था कर रही है, दिल्ली में अतिक्रमण करवा रही है और जब हम सदन में ये मामला उठाते हैं तो हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता, विधानसभा की कार्रवाई से हमारा बयान हटवा दिया जाता है। जाहिर तौर पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में एक एक आदमी का वोट जो है वो बेहद मायने रखता है और दिल्ली बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ इस वोट बैंक को करने में जुटी हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी को अड़े हाथ लिया है। दरअसल में आतिशी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी झुग्गी बस्तियों के साथ राजनीति कर रही है। जब कोई मूवमेंट जो है वीवीआईपी होता है या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुग्गी बस्ती वाले इलाके से निकलते हैं तो वहाँ पर झुग्गी बस्तियों को ढक दिया जाता है। इतना ही नहीं, ऐसा जो वाकया है वो G20 में भी देखने को मिला है। इस पर लेकर के आतिशी आज भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रही है। कहा है कि दिल्ली में जो इनके नेता है वो झुग्गियों में जाकर के वहाँ पर कैरम खेलते दिखाई दिए हैं, साथ ही उनके साथ खाना खाते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता इन जब वक्त पड़ता है तो इन झुग्गियों को ढक देते हैं, इनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। साथ ही इनके नंबर और डेटा लेकर के इनकी झुग्गी बस्ती तोड़ने का जो काम है वो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कैमरा पर्सन अजय के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। किसान अपनी मांगों को लेके पूरी तरह से डटे हुए हैं और 10 महीने से ऊपर का समय भी निकल चुका है और किसानों ने अब अपनी रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। और वहीं पर आज पंजाब को छोड़कर सारे भारतवर्ष में किसानों के समर्थन में किसान अलग अलग स्थानों पर ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं और वहीं पर अब 18 तारीख को सारे पंजाब में रेल चक्का जाम कर दिया जाएगा, जिसकी घोषणा सरबन सिंह पंधेर ने कर दी है कि कहीं पर भी यदि कोई ट्रेन दिखाई देती है 18 तारीख को तो उसको चाहे वो रेलवे फाटक हो या फिर रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया जाए। 12 से 3 बजे तक जो संघर्ष है वो चलेगा और 12 से 3 बजे तक किसी भी तरह से कोई रेल पटरी के ऊपर ट्रेन नहीं चलेगी। फिलहाल अब सभी की नज़रें किसान आंदोलन के ऊपर लगी हुई हैं कि धीरे धीरे जो किसान आंदोलन है वो तेजी पकड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम ही नहीं रहा है। लगातार यहाँ पे उपद्रवियों द्वारा हिंसा की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगातार उपद्रवियों यहाँ पे हत्या कर रहे हैं, लोगों के घरों में आगजनी कर रहे हैं और इतना ही नहीं, सीआरपीएफ के जवानों को भी नहीं बख्श रहे हैं, जिसको लेकर लगातार यहाँ प्रशासन मुस्तैद है। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग आमने सामने खड़े हैं, वहीं पे लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के परभनी पथराव मामले में गिरफ्तार सोमनाथ सूर्यवंशी की न्यायिक हिरासत में मौत से पूरे परभनी में एक बार फिर तनाव व्याप्त है। परभनी रेंज के आईजी ने लोगों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा है कि न्यायिक हिरासत के दौरान सूर्यवंशी ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया
जहां पर उनकी मौत हो गई। लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू है। इस पूरे मामले में अब तक 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से सुषमा अंधारे ने आरोप लगाया है कि सूर्यवंशी के साथ पुलिस ने ज्यादती की, मारपीट की। सुषमा अंधारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटोग्राफ्स भी दिखाए हैं जिसमें चोट के निशान भी दिख रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला तब भड़का जब 10 दिसंबर को संविधान का अपमान किया गया। इसके बाद अंबेडकर के अनुयायियों ने पूरे शहर में प्रदर्शन किया और कई जगहों पर इस मामले को लेकर पथराव भी हुआ और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। जयपुर में कोचिंग सेंटर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते यहाँ पर 13 छात्राएं बेहोश हो गई। कहा जा रहा है कि गटर की गैस के कारण ये छात्राएं बेहोश हुई थी और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल जयपुर के गोपालपुरा इलाके में यह उत्कर्ष कोचिंग सेंटर है और यहीं पर यह हादसा हुआ। उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि लापरवाह कोचिंग सेंटर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि कोचिंग सेंटर भारी भरकम फीस अभिभावकों से तो वसूल करते हैं, लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता और बच्चों की जान पर बन आती है। वैसा ये पहली बार नहीं है कि जब इस तरह का मामला सामने आया है। कुछ वक्त पहले जयपुर ग्रेटर की मेयर जब एक कोचिंग सेंटर पर छापा मारने गई थी तो वहां देखा था कि एक क्लास में 800 से 1000 बच्चे केवल एक क्लास में पढ़ रहे थे। तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि 800 से ज्यादा छात्र छात्राएं और एक अध्यापक जब किसी कक्षा में बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे तो बच्चों की हालत क्या होगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। गुजरात के सूरत में हुआ पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण। सूची सेमीकॉन ने शुरू किया प्लांट। 3 सालों में 840 करोड़ रुपए का निवेश की है योजना। अमेरिका, ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के बाद अब भारत भी सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादक बन चुका है। गुजरात सरकार ने प्लांट के 20% प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। कमर्शियल सप्लाई अगले साल की पहली तिमाही में शुरू होगी। टेस्टिंग पूरा होने के बाद कमर्शियल खेप की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। सूरत में पलसाना तालुका के बगुमरा गांव में इस प्लांट में इलेक्ट्रॉनिक चिप का उत्पादन के साथ देश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट सूची सेमीकॉन ने टेस्टिंग और असेंबलिंग के ट्रायल की शुरुआत कर दी है। कंपनी की योजना 3 साल में 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की है। इस प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने किया। ये प्लांट प्रतिदिन 3 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन करेगा। 30,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैले इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 3 मिलियन चिप बनाने की होगी। इससे 1200 तक नौकरियां पैदा होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भी प्रबंधकों को अपनी शुभकामनाएं दी। कैमरामैन के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई 17वीं बीपीएससी की परीक्षा के दौरान हुए हंगामे को लेकर पटना के डीएम ने जो रिपोर्ट भेजी है उससे साफ होता है कि परीक्षा के दौरान कुछ असामाजिक तत्व घुसे थे जो परीक्षार्थी के रूप में सेंटर के अंदर प्रवेश किया और उसके बाद उन्हीं लोगों ने पूरे सेंटर में अराजकता फैलाई थी। अपने दावे की पुष्टि करते हुए पटना डीएम ने सीसीटीवी फुटेज भी दिए हैं जो बापू परीक्षा केंद्र के हैं और उन तमाम सीसीटीवी फोटो में साफ दिख रहा है कि 10 से 12 लड़के हैं जो अलग अलग क्लासरूम में जाकर वहां पे परीक्षार्थियों से पेपर छीन रहे हैं, उन्हें बाहर निकलने को कर रहे हैं और उसके बाद वही लोग पेपर का बंडल लेकर बाहर भागते हैं और गेट के बाहर वो पेपर दे रहे हैं। इस वीडियो के मार्फत पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने साफ तौर पर जो अपनी रिपोर्ट भेजी है उससे साफ करता है कि किस तरीके से बापू परीक्षा केंद्र पे जहां पे लगभग 12,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे वहां पे अराजकता फैलाने की कोशिश की थी और एक बड़ी साजिश से उन्होंने इनकार नहीं किया है। फिलहाल पटना डीएम की इस रिपोर्ट पर बिहार लोक सेवा आयोग में बैठक चल रहा है और जल्द ही उस मामले में निर्णय लिया जाए कि जो परीक्षार्थियों की तस्वीरें इस सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है या फिर परीक्षा केंद्र में जो हंगामा हुआ था उसके जिम्मेदार कौन है। कैमरामैन श्रीनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जैसे नेताओं से लेकर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं ने उनकी मौत पर अपने ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त की है। अमेरिका में रह रहे 73 वर्षीय तबला वादक को दिल से जुड़ी समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जाकिर करीब 2 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन रविवार को उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया था। बता दें कि हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। उनका जन्म साल 1951 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान भी अपने समय के प्रसिद्ध तबला वादक थे। उन्हें तबला वादक की कला अपने पिता से सीखी। उस्ताद जाकिर हुसैन ने 7 साल की उम्र से ही संगीत समारोह में तबला बजाना शुरू कर दिया था।
अपने कला के चलते जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।